उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के। आइए इस प्रोग्राम में आज आपको सुनवाते हैं संगीतकार और पार्श्व गायक बैजू मंगेशकर से अमरकांत दुबे की बातचीत। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और आज स्वर सम्राज्ञी लता जी का जन्मदिन है। ये एक अपने आप में खुशी की बात है। उन्हें जन्मदिन की हम ढेरों बधाइयां देते हैं आप सबकी तरफ से भी, लेकिन ये खुशी दोहरी इसलिए हो रही है क्योंकि आज मंगेशकर परिवार के एक चश्मो चिराग हमारे विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके प्रिय भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी के सुपुत्र बैजू मंगेशकर इस समय विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत करते हैं आपका बैजू मंगेशकर जी विविध भारती के स्टूडियो में। ये एक संयोग कहें या जो भी कहें कि आज लता जी के जन्मदिन के मौके पर आप यहाँ हैं। मेरे लिए तो ये खुशी दुबाला होगी जी। खुशकिस्मती कि एक तो लता जी का जन्मदिन है और बड़े हुए हैं विविध भारती और ऑल इंडिया रेडियो सुनते जी, तो ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं यहाँ स्टूडियो में आया हूँ आज। बैजू मंगेशकर खुद एक बहुत अच्छे गायक हैं और इनके गाए मराठी फिल्मों के कई गाने रहे हैं, टेलीविजन सीरियल्स में इन्होंने गाया है, लेकिन हाल ही के दिनों में इनके कुछ एल्बम भी निकले हैं, तो हम उन पर भी बात करेंगे। बैजू से उनके जीवन के बारे में भी पूछेंगे, लता जी के साथ उनके गुजरे वक्त के बारे में भी पूछेंगे। तो शुरू कहाँ से करें बैजू, आप बताएं। लता जी से शुरू करें, आपके जन्म से शुरू करें, या आप चाहते हैं कि आपके एल्बम से शुरू करें? नहीं, जैसी आपकी मर्जी। आप सवाल कीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। जैसे आप आए और जैसे मैंने देखा तो मैं सोचा कि अगर आप चाहते तो हीरो भी बन सकते थे। आपने संगीत चुना क्योंकि आपके परिवार की परंपरा है ये। जी, और उस परंपरा से ज्यादा ये मेरा मतलब क्या कहते हैं, कुदरती या पैदाइशी पैशन ही रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिखाई नहीं जा सकती। हाँ, आपके यहाँ तो सभी सिंगर हैं। जी, जैसे अभी आप बता रहे थे आपकी बहन राधा, वो भी सिंगर हैं। आदिनाथ जी जो बड़े भाई हैं, वो भी संगीत से जुड़े हुए हैं, काफी साल सीखा है उन्होंने, वो भी संगीत से जुड़े हुए हैं। जी। ऐसी कला जब ईश्वर किसी को देता है तो वो निश्चित रूप से सामान्य से अलग होता है। जी, उसी का कर्म है ये। क्या आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? जी, यही बम्बई की पैदाइश है मेरी। जी। तालीम भी यहाँ पर हुई है और 19 मई को मेरा जन्मदिन है। तो बस यही सब कुछ पढ़ना यही पर हुआ है बॉम्बे में। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं पैडर रोड में लता जी रहती हैं। बस हम लोग सभी एक साथ। तो आप वहीं रहते थे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी वहीं रहते हैं? अभी भी वहीं रहते हैं, सब पूरा इकट्ठा रहते हैं, है ना? तो पूरा ये मैं जानबूझकर इसलिए आपसे बुलवा रहा हूँ। हाँ। ताकि लोगों को पता चले कि संयुक्त परिवार क्या होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब जाके कुछ मेरे कजिन्स की शादियां हुई है या भाई की, तो थोड़ा परिवार बढ़ गया, तो एक दो लोग, वो एक कारण अलग है। हाँ, वो अलग कारण। लेकिन बहुत अरसों तक हम एक ही घर में रहे सब, और बगल में आशा जी। तो ये पूरा जो बचपन का माहौल है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? कौन भाई बहन कौन कौन होते थे? जी हाँ, बस बिल्कुल हम सब कजिन्स, मीना जी के बच्चे 2, आशा जी के 3 और हम 3, तो बस इकट्ठा ही पले बड़े हम लोग। और लता जी को ये बहुत पहले से बहुत बड़ी चाहत थी कि सब ने एक रहना चाहिए, सब एक साथ रहे। जी बिल्कुल। कहीं हम लोग टूर पे भी जाते थे उनके साथ, तो उनकी ये तमन्ना थी कि कमरे में भी सब लोग एक साथ होने चाहिए, जितने रह सके। बस क्या कहें, मजे के दिन थे। चलिए, मैं आगे इस बारे में और बात करूंगा। यहाँ ऐसा कोई एक गाना लता जी का आपको याद आ रहा है जहाँ हम परिवार के साथ बैठ के कभी वो सुना करती थी अपना, या कोई और आपकी पसंद का कोई गाना हो यहाँ पे हम सुन लें? जी, वैसे तो कभी गाना लता जी घर पे तो कभी गाती नहीं है। नहीं, सुनती हो? सुनते तो बहुत थे गाने, वैसा कोई मुझे इस वक्त तो याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे गाने। तो आप अपनी पसंद का गाना यहाँ अगर हम सुनना चाहें या सुनवाना चाहें लोगों को? अच्छा। या आप गुनगुनाना अगर चाहें कोई गाना,
अच्छा। तो हमको ज्यादा खुशी होगी, हमारे श्रोताओं को भी खुशी होगी, आपके गुनगुनाहट के बाद उस गाने को हम प्ले भी कर देंगे। ठीक है। पता नहीं, अभी यहाँ आकर मुझे पुराना सब कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं, और जैसे कि आपके गैलरी में सब पुराने फोटोज देखे आर्टिस्टों आपने? के फोटो, जिनसे मेरी खुशकिस्मती है कि हमारा ताल्लुक भी रहा, उनसे बातें भी हुई, उनका काम भी देखा हमने नज़दीक से। एक मुझे गज़ल याद आ रही है, पुरानी फिल्म है नूर जहान, जी। जिसका संगीत दिया था रोशन साहब ने और बोल लिखे थे शकील बदायूनी साहब ने, जी। लता जी ने गाया है। और बहुत ही गमगीन है, लेकिन फिर भी मुझे ये बेहद पसंद है। तो ये कुछ लाइन उसके मैं गाऊंगा, बिल्कुल। कोशिश करूंगा। क्यों, हालांकि लता जी के गाने या आशा जी के गाने गाना एक बहुत बड़ी हिम्मत लगती है, और कभी उस मकाम पे तो हम कभी पहुंचेंगे नहीं। गलती हुई तो माफ कीजिए आप। रात की महफिल सूनी सूनी, आंखें पुरनम दिल नाकाम, सहमे सहमे अरमानों का होना ही था ये अंजाम। हो रात की महफिल सूनी सूनी, भूल गए थे अपनी हस्ती, इश्क व वफा के जोश में हम सब कुछ खोकर बेबस होकर अब आए हैं होश में हम। दिल होता जो अपने बस में लेते ना हम प्यार का नाम, होना ही था ये अंजाम। हो रात की महफिल सूनी सूनी, रात की महफिल सूनी सूनी, आँखें पुरनम दिल नाकाम, सहमे सहमे अरमानों का होना ही था ये अंजाम। रात की महफिल सूनी सूनी। भूल गए थे अपनी हस्ती, इश्क वफा के जोश में हम सब कुछ खोकर बेबस होकर अब आए हैं होश में हम। प्यासे रह गए दिल के अरमान, छूटा साथी टूटा जाम, होना ही था ये अंजाम। रात की महफिल सूनी सूनी। हम बातें कर रहे थे बैजू आपके बचपन की, जी। जब बहुत सारे भाई बहन आपके कजिन जो थे वो साथ में खेला करते थे। किस तरह की शरारतें आप लता जी के साथ करते थे, या लता जी को किस तरह की चीजें पसंद आती थी? लता जी के साथ शरारत करना तो उतनी हिम्मत तो कभी नहीं थी, नहीं तो क्योंकि बचपन में इतना आपको एहतराम था उनका, इतनी अकीदत और रिस्पेक्ट हमेशा से है। तो उनके सामने तो कोई मतलब शरारत तो नहीं, लेकिन जब वो आती थी रिकॉर्डिंग से और शाम के वक्त या रात के वक्त, तो हमसे कुछ नाच वाच करवाना अच्छा। या कोई उस जमाने का कोई फेमस गाना, हिट गाना हो, तो उसके ऊपर हम कुछ नकलें उतारना अच्छा। या डांस करना। या कभी कभी हम लोग टेरेस पे जाते थे, हाँ। तो वहां पर भी सभी लता जी और बाकी के लोग
तो मैं, मेरा भाई, हम लोग कुछ ऐसे डांस वांस करते थे तो सब देखते थे। अच्छा, अभी तो जैसे कि सभी सिंगर थे, मतलब कोई कोई कम अच्छा होगा, कोई ज्यादा अच्छा होगा, जी बच्चों में जब जी बच्चे जी थे तब की बात है। तो उस समय आपस में कभी कंपटीशन हो रहता था बच्चों में कि गाने को लेके, गाने की बात कर रहा हूं मैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ घर पे क्योंकि संगीत से सब जुड़े हुए हैं, तो माहौल भी बहुत संगीतमय होगा या महफिलें होगी या लोगों का आना, तो थोड़ा वो कम था हमारे यहाँ। हम्म हमारे यहाँ तालीम पे ज्यादा जोर दिया गया था। हम्म। और लता जी या आशा जी भी रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद जब घर आती थी तो रिकॉर्डिंग का कोई जिक्र नहीं होता था, अच्छा। या काम, मतलब एक दिन में उन्होंने काम किया और घर आए। जैसे शायद आम लोग भी ऐसे ही करते होंगे, हम्म। घर आते ही उसका जिक्र या उसकी बातें नहीं, अलग सी बातें। जी जी। तो चाहे कुछ भी हो, चाहे खाने की बातें हो या फिल्म की बातें हो, ये था कि बहुत संगीत से जुड़े थे, लेकिन इतने भी नहीं जैसे लोग समझते हैं कि मतलब दिन रात संगीत का माहौल होता था। जी 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 ये जी। नहीं था। अच्छा, आपने जैसे कहा कि वो घर शाम को आती थी कभी, मतलब पूरी घरेलू जो एक स्थिति जी होती है वो बिल्कुल, बन जाती घरेलू थी। बातें, तो घरेलू कभी जिंदगी जैसे होती है आम लोगों की, कभी वैसी बातें होती थी। जी जी। या खाने का शौक है सभी को तो खाने की बातें होती थी, या फिल्म देखने का शौक था तो फिल्म हम लोग अक्सर इकट्ठे देखा करते थे। तब वीडियो नया नया था तो हम्म। फिल्में देखना या छाया गीत टीवी पे देखना, जी। ये सब बातें। अच्छा, जब आपने छाया गीत की बात की या फिल्मों की बात की तो उसमें आपको इतनी समझ तो आई गई होगी कि ये लता जी की आवाज है, गाने में ये आशा जी की आवाज है, ये उषा जी की आवाज है। जी तो आपके तो पिताजी भी संगीतकार हैं, मराठी में भी उनका इतना नाम रहा, हिंदी की भी कितनी फिल्में उनकी रही हैं, जी जी जी। इतने हिट गाने, इतना हिट संगीत आपके पिता का है। तो जब ये गाना चल रहा है, पूरा परिवार बैठा है, तो क्या रिएक्शन, मतलब कभी लता जी की तरफ या कभी आशा जी की तरफ ऐसे देखते थे आप लोग? तब तो कुछ ऐसे लगता नहीं था, बिकॉज इट वाज सो नॉर्मल। और हमें क्या मालूम कि दूसरे, ये इतनी बड़ी बात थी। तो हमारे लिए तो एक जाहिर सी बात है कि ग्रांटेड ही लिया था हमने हम्म। कि हाँ ये इनकी आवाज है या ये इसकी आवाज है, तो कुछ उसमें ऐसे कुछ अलग नहीं लगता था। अलग नहीं लगता। हाँ, जी जी। फिर ये बाद में जाके जब हमने संगीत सीखना शुरू किया, हाँ, तब एक एहसास हुआ कि और बाहर की ये दुनिया में क्या। निकले। हाँ, जब बाहर की दुनिया, लोगों का जो एक प्यार कहिए या जो भी, तब जाके ये एहसास हुआ कि हाँ ये गाना उन्होंने गाया है, और लता जी, कैसे लता गाया जी होगा। हैं। फिर अक्सर हमारी बातें भी होती थी कि जी 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 लेकिन बचपन में तो ये ग्रांटेड लिया था हमने, जी। सच कहें तो। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूंगा जी कि लता जी आप लोगों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछती थी शाम को? अच्छा, नहीं, तुम बिल्कुल बताओ नहीं। क्या पढ़ा है या नहीं, ये? बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। तो ये जिम्मा किसका था? नहीं, वैसे लकीली हम, सख्ती नहीं थी। हाँ। बस तालीम मुकम्मल करना है, पास होना है, ये जरूरी था। हाँ। ये नहीं कि मार्क्स मतलब एकदम आला आने चाहिए या, हाँ तो ये तो ये नहीं था कभी। हाँ हाँ। लेकिन संगीत की शिक्षा के बारे में पूछा करती थी? नहीं, बिल्कुल उस नहीं। पर भी बिल्कुल कोई नहीं, वो नहीं था। बिल्कुल नहीं। आम जिंदगी में जो बातें होती है, क्या खाया या क्या खाने का शौक है, या कहीं घूमने जाएं या कौन सी फिल्म देखी, या हम लोग ट्रिप्स पे जाते थे अक्सर, उनकी बातें होती थी। या कभी बड़े लोग जब बातें करते थे तो शायद उनमें कुछ ये बातें होती थी, लेकिन हमसे नहीं कभी ऐसा पूछा गया या कभी सिखाया गया। अच्छा, जी एक और गाने का वक्त हो गया है। तो अब इस जगह पे जी फिर कोई अगर गाना आपको याद आ रहा हो जी जी तो जी। हमारे श्रोता हैं, तो उनको भी शायद इंतजार होगा कि आप पहले गुनगुनाएं फिर हम गीत सुनवाएं, क्योंकि इससे अच्छा मौका हमारे लिए और कोई है नहीं कि मंगेशकर परिवार, अभी लता जी तो है नहीं यहाँ हमारे साथ, जी लेकिन उनके भतीजे हैं जी। और वो इतना अच्छा गाते हैं, तो हम उनसे ही क्यों ना सुने। तो क्यों ना मैं अपने गाने गाऊं अब। ये पिताजी का गाना है, उन्होंने कंपोज किया है और मुझसे गवाया था उन्होंने एक सीरियल के लिए। फिर बाद में हमने उसको नॉन फिल्म के शक्ल देके एक वीडियो बना के उसको रिलीज किया था अच्छा यूट्यूब पे। अच्छा। तो ये काफी लोगों को पसंद आया है। इसकी गजल सुरेश भट्ट साहब की है
जो मराठी में बहुत बड़े माने जाते हैं गजल लिखने में। मैं पेश करता हूँ। या नदीच्या पार तेथे एक माझे गाव होते, या नदीच्या पार तेथे एक माझे गाव होते, कोण जाणे हाय तेव्हा, कोण जाणे आय तेव्हा, काय माझे नाव होते, कोण जाणे काय तेव्हा, काय माझे नाव होते, या नदीच्या पार तेथे एक माझे गाव होते, या नदीच्या पार तेथे एक माझे गाव होते, या नदीच्या पार तेथे एक माझे गाव होते, कोण जाणे हाय तेव्हा, कोण जाणे हाय तेव्हा, काय माझे नाव होते, कोण जाणे हाय तेव्हा, काय माझे नाव होते, तो कसा बाजार होता, ती कशी होती दुकाने, तो कसा बाजार होता, ती कशी होती दुकाने, ती कशी होती दुकाने, रक्त होते एक ज्याचे, रक्त होते एक ज्याचे, वेगळाले भाव होते, कोण जाणे हाय तेव्हा, काय माझे नाव होते। बैजू, आप जब ये गा रहे थे तो ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही थी कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती है। जी वो बिल्कुल। हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, गाना, जी 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 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी 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 दिल में क्या उतर रहा है, जी जी जी। ये मेन बात होती है। और लता जी और आशा जी तो एक मिसाल है। जी बिल्कुल। उन्होंने देश की सभी भाषाओं में गाने गाए हैं और बिल्कुल। इतने मकबूल हुए हैं, लोगों ने इतना बेहद पसंद किया उन गानों को। और जिस भाषा में गाया उस भाषा के लोगों को ऐसा नहीं लगा जी कि बिल्कुल, ये किसी और भाषा जी की गायिका बंगाल है। में तो समझते हैं, आज भी समझते हैं कि लता जी बंगाली है जी या आशा जी बंगाली हैं। जी। वैसे आप ने अभी तक किन किन भाषाओं में गाया है? मैंने सिर्फ ज्यादा भाषाओं में नहीं गाया, लेकिन मेरी तमन्ना तो बहुत है, मुझे भी पसंद है जी अलग भाषाओं में गाना। तो मैंने गाया है भोजपुरी में, मराठी में, हिंदी, उर्दू, अच्छा। पंजाबी, सराइकी। अब जब हम बात इसकी कर ही रहे हैं तो ये बात तो खैर आपने पहले बताई कि आपको संगीत की शिक्षा मिलती रही है, भाषाओं पर भी आपने काम किया होगा। जैसे आपने बताया कि ऑफ द माइक आपसे जब बात हो रही थी तो आपने कहा आपने उर्दू भी सीखी है। जी जी। तो हिंदी तो अब चूंकि आपको मालूम था कि मुझे इस फील्ड में रहना है तो हिंदी तो जाहिर है कि उस पर मेहनत की ही होगी, उर्दू भी सीखी है आपने। जी। तो ये जो अलग अलग भाषाओं को सीखने का जो एक सिलसिला रहा, जी। तो इसको आपने सीखा है या आप जाते हैं और गा देते हैं अलग भाषा में जैसे, या कुछ पहले कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी लेने की? जी थोड़ी बहुत जानकारी, मतलब जैसे जो मैंने पंजाबी में जो गाने गाए हैं, तो पंजाबी गाने मैंने बचपन से सुने हैं। चूंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मैडम नूरजहां का, तो उनके सारे पंजाबी गानों से मैं बहुत
मुतासिर हूँ और बेहद पसंद है मुझे। तो एक क्या कहते हैं, मतलब एक नेचुरल सी बात थी कि उनको सुनना या उनको समझना, और जब गाता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती जी। हालांकि मैं बात नहीं कर सकता हूँ पूरी तरह से, लेकिन मुझे समझ है। और जैसे कि मैंने अर्ज किया था कि लता जी और आशा जी ने इतना गाने गाए हैं हमारे देश के सभी भाषाओं में, तो वो तो सुनते ही आए हैं हम लोग। बिल्कुल। तो संगीत के जरिए एक लगाव सा हो गया जी। बंगाली जुबान से, या बंगाली अपने आप में बड़ी मीठी भी इतनी जुबान मीठी है। जुबान है। और बॉम्बे में रह के, मतलब हालांकि मेरी स्कूल थी, तालीम जहाँ हुई, ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ गुजराती थे, जी। तो वो एक जुबान बचपन से मैं सुनता आया हूँ। हाँ। वैसे भी मुझे शौक है जी, हिंदुस्तानी बहुभाषी जुबानों होना का। अपने आप जी में जी भी जी मुंबई जैसी जगह में बहुत जरूरी भी होता है जी जी है जी। ना? और जिस फील्ड और में मुझे आप हैं। पसंद है जी। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहता हूँ बैजू कि जब आपने ये कब तय कर लिया कि अब मुझे संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, यानी मैं कुछ और नहीं करूंगा, अगर मुझे रोजी रोटी कमानी पड़ी तो मैं संगीत से कमाऊंगा, या मुझे शौकिया भी गाना पड़ा तो मैं गाने ही गाऊंगा। ये आपने, मतलब देखिए, बचपन से उस माहौल में रह के गाना एक बात है, लेकिन किसी एक समय पे या एक मकाम पर पहुंच के ये तय करना कि नहीं, अब मैंने तय किया है कि मैं भाई यही एक करियर चुनूंगा, चाहे गाने बजाऊंगा, गाने गाऊंगा, या मैं चाहे कोई साज बजाऊंगा, जी। ये कब आपने डिसाइड किया? मुझे अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन काफी लेट मैंने डिसाइड किया ये, क्योंकि मैं एक पेंटर भी हूँ हाँ। और वाह। मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो वो भी मेरी तालीम जारी थी संगीत के साथ। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं इसमें करियर एज सच, मतलब कमाने का जरिया, वो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें बैलेंस करता रहा। और मैंने डे जॉब भी किया है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, फिर मेरी आई यूज्ड टू फ्रीलांस एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और फिर मैं कमर्शियल आर्ट भी करता था, और कमीशन पेंटिंग्स वो भी मैंने काफी अरसों तक किया। एक जरिया, पैसों का जरिया वो था, तो संगीत को मैंने ज्यादा, मतलब एक बहुत ही साफ नियत से एक क्या कहते हैं अप्रोच था मेरा, जैसे और कि मैंने एक सोचा पुजारी कि हो। अगर ये होना है तो अपने आप हो जाएगा। मतलब मैंने इसके पीछे क्या कहते हैं, इसकी तालीम, इसको सीखना, इसमें खो जाना, इस पे ज्यादा तवज्जो दिया। ये नहीं कि इसको करियर कैसा बनाया जाए या क्या करूं। अब आज तक सोच रहा हूँ या सीख रहा हूँ जी। और लोगों से। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये डेस्टिनी की बातें भी होती हैं, क्या आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाती कहाँ है, ले जाती है, कब ये तो ले उसको ही जाती पता है, क्या, मैं इस पे बहुत यकीन करता हूँ। जी। तो अभी जैसे देखिए, एक तो राज अभी आपने बताया कि आप पेंटर भी हैं। अब ये मेरी गलती है कि मुझे पहले आपसे पूछना चाहिए था कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है और क्या क्या पढ़ाई की है, ताकि ये जितनी भी ढकी छुपी बातें हैं जो आप जी जी ने नहीं बताई हैं वो तो आ जाए पहले सामने। जी। आई एम ऑलमोस्ट डबल ग्रेजुएट। मैंने बीए भी किया है, मतलब मेरा फाइनल ईयर करना है। फाइनल ईयर के वक्त मुझे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल गई, तो मुझे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी थी, तो बीए की पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी। फिर ये 2 साल मुझे कुछ एडमिशन मिला नहीं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में, तो जब मुझे मिल गया तो मैंने फिर वो बीए का मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना था। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि कभी तो वो 6 जो पेपर्स मेरे बचे हैं वो भी दे दो फाइनल ईयर के, मैं करना चाहता हूँ। तो अभी तक आपने ये तय तो नहीं एंड किया? आई एम अ ग्रेजुएट इन फाइन आर्ट्स। अच्छा। और वो अगर 6 पेपर में दे दूं तो आई विल बी अ डबल ग्रेजुएट। बहुत अच्छी बात है। संगीत के साथ आप इतना कुछ कर लेते हैं, ये कम आश्चर्य की बात नहीं है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप संगीत में किस तरह से खोए हैं, और आपकी गायकी से ये बात समझ में आती भी है कि संगीत में काफी डूबे हुए हैं आप। जी जी, शुक्रिया। और उसके साथ आप ये 2-2 डिग्री भी ले रहे हैं, और पेंटिंग का अपना, मतलब ये एक अलग ईश्वर का वरदान अलग है। पेंटिंग का काम, ये किस तरह की पेंटिंग बनाया करते हैं आप? जी, आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन उषा जी भी बहुत बड़ी पेंटर है। उषा मंगेशकर। उषा मंगेशकर जी, उन्होंने भी सीखा है एम.आर. अचरेकर, जो हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जी। राज कपूर साहब के आर्ट डायरेक्टर थे। अच्छा। हाँ। सभी उनकी
जैसे आपने वो गाना देखा होगा, घर आया मेरा परदेसी। जी 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 उसका जी। सेट एम.आर. असवेकर साहब का था। जी 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 तो वो पोर्ट्रेट पेंटिंग करते थे, जी। तो उषा जी भी पोर्ट्रेट पेंटिंग कर, तो मेरी शुरुआत पोर्ट्रेट पेंटिंग से ही हुई। हाँ फिर फिगर स्टडी, न्यूड्स, और फिर मैं क्रिएटिव पेंटिंग में भी करने लगा, अच्छा। और म्यूरल पेंटिंग भी। फिर बाद में मैं कमर्शियल ग्राफिक डिजाइनिंग भी मैंने सीखा। उसका इस्तेमाल इसमें किस तरह से किया आपने? मुझे ऐसा कुछ खास महसूस नहीं हुआ कि पेंटिंग का कुछ पहलू या उसका कुछ रुख गाने में भी आया है या कंपोजिंग करते वक्त आता है, ये मैंने कभी नहीं। जब मैं गाना गाता हूँ तो मैं उससे बिल्कुल एक कट ये ऑफ हो जाता हूँ। बिल्कुल, लेकिन ये दो बिल्कुल अलग अलग कलाएं हैं। नहीं, कला तो मैं समझ सकता हूँ सभी जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हैं? आई डोंट नो हाउ, लेकिन मैंने देखा है, अक्सर देखा है। हम अगर मेरे घर में ही देखा जाए तो मेरे वालिद साहब जो है वो भी बहुत अच्छा स्केचिंग करते हैं, ड्राइंग बहुत अच्छा करते हैं, आर्ट उनको भी बहुत पसंद है। उषा जी तो खैर बकायदा सीखा है उन्होंने पेंटिंग, और उनके पोर्ट्रेट्स मतलब एक अच्छे खासे लेवल की हैं, जी। नॉट एमेचर, यू नो। और आशा जी बहुत बेहतरीन खाना पकाती हैं, मतलब उनको महारत हासिल है उसमें। तो और काफ़ी सारे मैंने देखा है। हॉलीवुड में आप देखें कि कोई एक्टर है तो वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है या गाना अच्छा गाता है। जी। हमारे यहाँ भी काफ़ी सारे, अशोक कुमार साहब थे, हाँ, जो बहुत बेहतरीन अच्छे पेंटर थे। जी जी। लुई बैंक्स जो है वो भी बहुत बेहतरीन म्यूजिशियन भी है तो, और पेंटर भी है। कम लोग जानते हैं इसको। तो बैजू देखिए, आप पेंटिंग की भी बात कर रहे हैं, गाने की भी बात कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के नाम आपने लिए हैं। अब हमारे सामने बड़ी मुश्किल है कि हम आपको एक पेंटर माने, एक सिंगर माने, क्या दोनों माने। तो फिलहाल देखिए, हम पेंटिंग का सबूत तो आपसे ले नहीं सकते, लेकिन हाँ, आपसे सिंगिंग का सबूत हम ले रहे हैं, और वो जी। लेते रहेंगे जब तक कि आप यहाँ हैं। जी तो क्यों ना सबूत के तौर पर कुछ और अगर आप पेश करें तो। जी जरूर। क्योंकि ये जनता जो है वो इस समय जज बनकर बैठी हुई है। लता जी के साथ गाया हुआ गाना जो आपके एल्बम का है, जी उसमें से एक आध अगर सुनवाएं आप हैं तो जी सुनाएं। जरूर जरूर। तो ये जो गाना है ये सूफी कलाम है, हजरत शाह हुसैन की काफ़ी है ये, और इसकी धुन भी मेरी है। और पहली बार मुझे ये मौका मिला लता जी के साथ गाना, और उन्होंने मेरी धुन गाना। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू है बाहर तू है, अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू, रोम रोम विच तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू है बाहर तू है, अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू, रोम रोम विच तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम
अब आपको देख के लगता है जैसे आज के जो सिंगर हैं नौजवान, उनके जो एल्बम निकलते हैं जो आधे समझ में आते हैं आधे नहीं आते हैं, तो वैसा ही कुछ होगा, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और थी। खूबसूरत शब्द थे और वैसी ही आपकी आवाज। मैं चाहूंगा कि वो जो दूसरा इसमें एक और लता जी के साथ गाना है जी, वो भी क्यों ना हम अभी सुनवा ही दें। नी मेंढा दिल रांझन रावल मंगे, रांझन रावल मंगे, नी मेंढा दिल रांझन रावल मंगे, रांझन रांझन रावल मंगे, रांझन रांझन रावल मंगे। नी मेंढा दिल रांझन रावल मंगे, रांझन रावल मंगे, नी मेंढा दिल रांझन रावल मंगे, रांझन रांझन रावल मंगे, रांझन रांझन रावल मंगे। राती दीहा फिरा विच छल दे, राती दीहा फिरा विच छल दे, राती दीहा फिरा विच छल दे, पूरण बबूला दे कंडे, पूरण बबूला दे कंडे, नी मेंढा दिल रांझन रावल मंगे, रांझन रांझन रावल मंगे, रांझन रांझन रावल मंगे, रांझन रांझन रावल मंगे। दोस्तों, मैं गाने के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, आप लोगों ने खुद ही ये फैसला कर लिया होगा कि आज मैं किस हस्ती के साथ बैठा हूँ। मैं इनके अपने टैलेंट की वजह से इनके बारे में कह रहा हूँ। हमारे तमाम सुनने वाले ये समझ गए हैं कि बैजू मंगेशकर यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे हैं क्योंकि वो मंगेशकर परिवार के सदस्य हैं, वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो खुद भी एक बहुत ही आला दर्जे के गायक, बहुत। और आपने अपनी इस बातचीत में हमें ये भी बता दिया कि आपने संगीत भी तैयार किया है, ये आपका ही संगीत है। हर बातचीत के दौरान कोई ना कोई एक नई बात हमें पता चल रही है। जी, कंपोजिंग जो आपने की, शुरुआत की जहाँ से, तो क्या ये पहला कंपोजिशन यही था आपका? जी, पहला रिलीज हुआ यही था लता जी के साथ। हाँ हाँ, एक एल्बम बनी थी हमारी, सूफियाना कलाम थे उसमें, या रब्बा नाम था उसका। जी जी, ये उसी में से हमने जी सुनवाया। बिल्कुल, उसमें 4 गाने थे। मैं यहाँ जानना ये चाहता था आपसे कि जब आपने धुनें बनाई तो उस दौरान लता जी से इस्लाह करवाया होगा, आपने पूछा होगा कभी
कि वे मैंने कोशिश की है, भाई घर में बड़ी हैं तो कभी उनसे उनके सामने डरते डरते ही सही गए होंगे, बोला होगा कि जी जी, ये मेरा काम मैंने नहीं किया, लेकिन मेरी आंटी मीना जी, उन्होंने ये जाके उनको संदेशा दे दिया कि ये कुछ गाने किए इसने और ये चाहता है कि आपसे ये गाने गवाए जाए। फिर उन्होंने पूछा, फिर मैंने कुछ स्क्रैच रिकॉर्डिंग बनाए थे उसके, उनको पसंद आए और उन्होंने कहा मैं जरूर गाऊंगी। बैजू, यहाँ ये दो गाने जो आपने या रब्बा एल्बम से हमें सुनवाए और उससे पहले जो नूरजहां फिल्म का जो आपने हमको गाना सुनवाया जी, उससे मुझे एक थोड़ा सा आपका टेस्ट जो है संगीत का, जी, आपका जो रुझान है कि जी, किस तरफ है वो तो समझ में आया। आपसे सीधे सुनना चाहूंगा और हमारे तमाम श्रोता भी ये जानना जरूर चाहेंगे कि किस तरह के संगीत को आगे ले जाना चाहते हैं, किस तरह के एल्बम्स आगे और करना चाहते हैं आप? जी, मुझे सभी संगीत का शौक है, सच कहूँ तो। सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, लेकिन पाकिस्तान कहिए या वेस्ट का म्यूजिक जो है, अरबिक म्यूजिक है, मैंने बहुत सारा सुना है उसको और सभी का इन्फ्लुएंस है मुझ पर। मुझे मॉडर्न गाने भी पसंद है, आज का म्यूजिक भी पसंद है। बस ये फितरत है मेरी थोड़ी कि मुझे थोड़े सोलफुल गाने ज्यादा पसंद है। सुनना तो मैं सब पसंद करता हूँ। जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मराठी में तो काफी गाया है, मराठी फिल्मों में आपने, उसमें कोई ऐसा गाना जी, जो खास तरह की चॉइस है, उससे अलग है, कोई गाया है आपने? नहीं, वही गाया है? वही क्या, जो मुझे पहला गाना ही से बाबा ने गवाया, वो एक बहुत ही मतलब एक प्रोफाउंड पोएट्री थी। बहुत बड़े कवि हैं, ग्रेस नाम है उनका। तो एक फिल्म थी, मतलब मेरी इब्तिदा ही उसी फिल्म से हुई, आप समझ लीजिए। और वो एक थीम सॉन्ग था फिल्म का और बहुत ही संजीदा फिल्म थी वो, अबाउट फार्मर्स एंड सुसाइड्स एंड ऑल ऑफ दैट। उसमें फिलॉसफी भी थी, उसमें दुख भी था। गाना याद है आपको? जी, और फिल्म का नाम था खेळ सातबाराचा। डोंगरी दिसे कल्लोळ, डोंगरी दिसे कल्लोळ, अलीकडले सर्व निवांत, निजतात कसे हे लोक, सरणाच्या खाली शांत, निजतात कसे हे लोक, सरणाच्या खाली शांत। जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी यानी हृदयनाथ और मेरे मंगेशकर पिताजी जी चाहते थे ये पुराने स्टाइल से रिकॉर्ड हो, मतलब पूरा एक टेक में, एक स्ट्रेच में गाना गाया जाए। वो समझते हैं कि वो जो आर्टिस्ट गाते गाते जो थक जाता है या सांस लेता है या जो भी, तो उससे जो एक नेचुरल जज्बात जो पेश आते हैं वो आप जोड़ तोड़ के नहीं आते। जी, तो उन्होंने मुझे उसी अंदाज से गवाया था। गवाया। हृदयनाथ मंगेशकर जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि उनकी कोई भी धुन इतनी आसान नहीं होती बिल्कुल है। नहीं। और इसीलिए उनके गाने इतने जी, मकबूल हुए हैं, चाहे जी, वो जी, उन्होंने जी। हिंदी में कम ही गाने बनाए हों, लेकिन जितने भी गाने उन्होंने बनाए हैं सभी हिट गाने रहे हैं। जी, अब मैं आपके उस एल्बम पर आना चाहूंगा, आज की तारीख में जो आपका जी। एक ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। तो पहले तो उस एल्बम के बारे में बताइए, जी, जरूर। जिसको कहते हैं विद इन यू। जी, ये मेरा पहला सोलो एल्बम है जी, एज अ सिंगर एंड कंपोजर। इसका सब्जेक्ट भी सूफियाना कलाम है, जैसे कि उर्दू शायरी या सूफियाना, इसमें इश्क मजाजी और इश्क हकीकी, ये जो एक थॉट है उसके ऊपर भी हमने कुछ गाने उसी थॉट को लेके बनाए हैं। तो इसमें 3 कलाम जो है वो हमारे 16th सेंचुरी के सूफी संत जो रहे हैं, बाबा बुल्ले शाह, हज़रत शाह हुसैन, ख्वाजा गुलाम फरीद, उनके 3 कलाम हैं और 2 नए कलाम कंटेम्प्रेरी सूफियाना थॉट के कलाम हैं, जिसे एक नई कवियत्री अमृता नाम है उसका, उसने लिखे। इसकी अरेंजमेंट, म्यूजिक अरेंजमेंट जतिन शर्मा, यहाँ के एक मशहूर अरेंजर है, उन्होंने किया है। ये वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम है और इसमें एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी हुआ है, क्योंकि 2 बहुत बड़े जैज़ के म्यूजिशियंस अमेरिका के,
टेलर स्मिथ और सूजन मेजर, उन्होंने भी इसमें बजाया है 2-3 गानों में। तो अभी क्या सुनाएंगे आप? तो पहला हमारा जो वीडियो इसका रिलीज हुआ, वो गाना मैं एक लाइन गाता हूँ। यहाँ भी तू, वहाँ भी तू, यहाँ भी तू, वहाँ भी तू, ज़मीं तेरी, फलक तेरा, ज़मीं तेरी, फलक तेरा, जर्रा जर्रा जलवा तेरा, यहाँ भी तू, वहाँ भी तू, 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 ज़मीं तेरी, फलक तेरा, ज़मीं तेरी, फलक तेरा, जरा जरा जलवा तेरा, यहाँ भी तू, वहाँ भी तू। संवरता है सवेरा तब, संवरता है सवेरा तब, तेरी पहचान होती है, सभी रोशन सितारों में तुम्हीं से जान होती है, ज़मीं पर आसमानों से, ज़मीं पर आसमानों से बरसता है रहम तेरा, यहाँ भी तू, वहाँ भी तू। अब दूसरा जो जी। इस एल्बम का दूसरा कलाम जो है ये सराइकी पंजाबी काफी है, हजरत शाह हुसैन की। मेरे साहिबा साहिबा, मेरे साहिबा, मैं तेरी हो मुखिया, मैं तेरी हो मुखिया, मुखिया, मैनू ना विसारी, तू मैनू ना विसारी, मैनू ना विसारी, तू मैनू ना
सारी हर गलों में चुकियां, हर गलों में चुकियां चुकियां मेरे साहिबा मैं तेरी हूँ मुखिया। मेरे साहिबा साहिबा मैं तेरी हूँ मुखिया। मेरे साहिबा मैं तेरी हूँ मुखिया। मैं तेरी हूँ मुखिया मुखिया। मैनू ना विसारी तू, मैनू ना विसारी। मैनू ना विसारी तू, मैनू ना विसारी। हर गलों में चुकियां, हर गलों में चुकियां चुकियां मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुखिया। गुण हारी को गुण नाही, गुण हारी को गुण नाही। बख्श करे तो मैं छुट्टियां, बख्श करे तो मैं छुट्टियां, बख्श करे तो मैं छुट्टियां छुट्टियां मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुखिया। बड़ा मुश्किल हो जाता है ये आपके साथ संगीत में डूब के वापस अपनी उस जगह पे आके बैठना और वो सारी बातें करना। जी 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 क्योंकि उसके बाद तो ऐसा लगता है कुछ बात ना करूं, बस सुनता रहूं मैं। जी हैरान हुआ हैरान हुआ। है बेबसी ऐसी बसी दिल में सहा न जाए, है बेबसी ऐसी बसी दिल में सहा न जाए। तू जो मुझे छू ले अगर पल भर चैन आ जाए मुझे, चैन आ जाए मुझे। इस लगन पे, इस लगन पे रब्बा लागी लगन पे, इस लगन पे रब्बा लागी लगन पे मैं हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ।
इश्क पे, इस हाल पे, इस हुस्न पे, इस नूर पे मैं हैरान हुआ। इस इश्क पे, इस हाल पे, इस हुस्न पे, इस नूर पे मैं हैरान हुआ। बहुत खूब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पूरे एल्बम के लिए और बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए, बातें करते करते हमें वक्त का पता नहीं चला है जी। हम उस मकाम पर आ गए हैं जहां हमें अपने सुनने वालों से विदा लेनी होगी। जी। अपने फैंस को कुछ कहें, एक विदाई गीत होता है तो वो आप यहाँ सुनाएं या सुनवाएं। यही कहूँगा कि आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो है एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल सीडीज रिकॉर्ड्स तो कोई खरीदता नहीं, फिल्म म्यूजिक पे ज़्यादा जोर है। हम जैसे आर्टिस्ट जो है इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो करते हैं उनको सराहें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनके गाने सुने। बस यही मेरी अर्ज है कि आप मेरा एल्बम विद इन यू या पिछला जो है या रब्बा उसको जरूर सुने। कौन सा गाना आपको ऐसा लगता है कि इस समय ठीक होगा? लता जी का गाया हुआ एक नगमा है, मजरू साहब का लिखा हुआ है, और फिर से रोशन साहब का ही इसका संगीत है। बने हो एक खाक से, बने हो एक खाक से, तो दूर क्या करीब क्या। बने हो एक खाक से, तो दूर क्या करीब क्या। बने हो एक खाक से, तो दूर क्या करीब क्या। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। बने हो एक खाक से। बने हो एक खाक से, तो दूर क्या करीब क्या। बने हो एक खाक से, तो दूर क्या करीब क्या। बने हो एक खाक से, तो दूर क्या करीब क्या। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। बने हो एक खाक से। वही है जान, वही है तन, कहाँ तलक छुपाओगे। वही है जान, वही है तन, कहाँ तलक छुपाओगे। पहन के रेशमी लिबास तुम बदल न जाओगे। कि एक ज़ात है सभी, कि एक ज़ात है सभी, तो बात है अजीब क्या। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। बने हो एक खाक से। गरीब है वो इसलिए कि तुम अमीर हो गए, कि एक
बादशाह हुआ तो 100 फकीर हो गए। गरीब है वो इसलिए कि तुम अमीर हो गए, कि एक बादशाह हुआ तो 100 फकीर हो गए। खता ये है समाज की, खता ये है समाज की, भला बुरा नसीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हो एक खाक से। तो अब वो वक्त आ गया है जब हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अभी के लिए आज की इस मुलाकात को, इस बातचीत को हमें यहीं विराम देना होगा। लेकिन आपसे ये वादा लेते हैं कि आप एक बार फिर विविध भारती में जरूर आएंगे। जी, और जरूर। उम्मीद करते हैं कि अगली बार आपकी कोई पेंटिंग की प्रदर्शनी भी देखने मिलेगी हमें। ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात रही है कि लता जी के परिवार से इतना गुणी कलाकार आज हमारे बीच विविध भारती परिवार में। जी, अपने- आपका बड़प्पन है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बुलाया आपने, इतनी इज्जत दी और मेरे गाने पेश करने का मौका मुझे मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे उजाले उनकी यादों के प्रोग्राम में संगीतकार और पार्श्व गायक बैजू मंगेशकर से अमरकांत दुबे की ये बातचीत। इसमें तकनीकी सहयोग दिया मंगेश सांगले ने और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था उजाले उनकी यादों के।